नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देशबंधु चौधरी डीआर जीनियस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा राजस्थान कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान की चित्रकला की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान में चित्रकला की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो राजस्थान पूरे भारत में चित्रकला के प्राचीनतम अवशेष भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं से प्राप्त हुए थे। इसके बाद चित्रकारों ने औरंगाबाद महाराष्ट्र, अजंता, एलोरा की गुफाओं में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म संबंधित चित्र बनाए थे। मुस्लिम शासकों द्वारा चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कारण चित्रकार इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए और इन्होंने गुजरात में जाकर जैन धर्म से संबंधित चित्र बनाए। गुजरात से ये चित्रकार राजस्थान आए और यहां इन्होंने जैन शैली, पश्चिमी भारतीय शैली और अपभ्रंश शैली संबंधित चित्र बनाए। यही से ही चित्रकार राजस्थान में गए और राजस्थान में मेवाड़ रियासत के शासक राणा कुंभा ने इनको संरक्षण दिया। इसलिए मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की जन्मस्थली माना जाता है और महाराणा कुंभा को चित्रकला का जनक माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला की यदि हम बात करें तो राजस्थान में 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला शैली अस्तित्व में आई थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्थानी जो चित्रकला है ये अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसलिए 17वीं एवं 18वीं शताब्दी का जो समय है वो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन एरा माना जाता है। राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो कोटा में दो जगहों से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। एक तो चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए आलनिया दर्रा और मुकुंदरा हिल्स, बहरोड, बैराट, विराटनगर जो कि कोटपुतली बहरोड में है, यहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। दर और नोहो भरतपुर से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। अमरेश्वर और सोमेश्वर मंदिर सवाई माधोपुर में, यहां से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान में चित्रकला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो कोटा में दो जगह याद रखना, आलनिया दर्रा और मुकुंदरा हिल्स। उसके बाद कोटपुतली बहरोड में एक जगह याद रखना, विराटनगर यानी बैराट की पहाड़ियां। भरतपुर में दो जगह याद रखना, दर और नोहो। सवाई माधोपुर में दो जगह याद रखना, अमरेश्वर और सोमेश्वर मंदिर। जैसलमेर से 1060 ईस्वी में ओग निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी ये राजस्थानी चित्रकला में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माने जाते हैं जो जैसलमेर से प्राप्त हुए थे 1060 ईस्वी में। एक का नाम है ओग निरुक्ति वृत्ति और एक का नाम है 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। तो ओग नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी इनको प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ माना जाता है राजस्थान की चित्रकला का, जो कहां से प्राप्त हुए थे, जैसलमेर से प्राप्त हुए थे 1060 ईस्वी में। मेवाड़ में सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ माना जाता है मेवाड़ चित्रकला शैली का वो माना जाता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी में कमलचंद नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में। और दूसरा माना जाता है सुपासनाचर्यम, और ये सुपासनाचर्यम 1423 ईस्वी में चित्रित किया गया था। किसके द्वारा? हीरानंद के द्वारा। किसके शासनकाल में? मोकल के शासनकाल में। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला जो चित्र ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और दूसरा है सुपासनाचर्यम। उसके बाद राजस्थान में चित्रकला के स्कूलों की बात करते हैं तो राजस्थान में चित्रकला के 4 स्कूल माने जाते हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ की जो उपशैली है वो है मेवाड़ या उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली और ओयारा शैली। मारवाड़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मारवाड़ या जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, भिनाय शैली और घाणेराव शैली। ढूंढाड़ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और इसरदा शैली। उसके बाद हम हाड़ौती स्कूल में पढ़ेंगे कोटा शैली और बूंदी शैली।
हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल में पढ़ेंगे कोटा शैली और बूंदी शैली, कोटा शैली और बूंदी शैली। तो राजस्थान में चित्रकला के कितने स्कूल माने जाते हैं? राजस्थान में चित्रकला के 4 स्कूल माने जाते हैं। कौन कौन से 4 स्कूल माने जाते हैं राजस्थान में चित्रकला के? तो एक तो है मेवाड़, इसमें आएगा मेवाड़ या उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली और उनियारा शैली। उसके बाद दूसरा है मारवाड़, मारवाड़ में आएगा मारवाड़ या जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली, बिनाय शैली और घाणेराव, ये आएगा मारवाड़ में। उसके बाद है ढूंढाड़, ढूंढाड़ में हम पढ़ेंगे आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और इसरदा शैली। उसके बाद आएगा हाड़ौती स्कूल, हाड़ौती स्कूल में हम पढ़ेंगे कोटा शैली और बूंदी शैली। चलिए, उसके बाद राजस्थानी जो चित्रकला है उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में, और इनकी किताब है, इसको आपको याद रखना है, द राजपूत पेंटिंग्स। द राजपूत पेंटिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो द राजपूत पेंटिंग्स लिखी गई है किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। और आनंद कुमार स्वामी ने इस द राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक में ही सबसे पहले 1916 ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का क्या किया था? वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अब हम राजस्थानी चित्रकला शैली की एक एक स्कूल को पढ़ते हैं, उस स्कूल में कौन कौन सी उप शैलियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेवाड़ स्कूल को, और मेवाड़ स्कूल में शैली है मेवाड़ या उदयपुर शैली। मेवाड़ या उदयपुर शैली ये राजस्थान की पहली और प्राचीन शैली मानी जाती है। इस पर क्योंकि सबसे पहले चित्रकार गुजरात आए, गुजरात से चित्रकार राजस्थान आए, गुजरात में चित्रकारों ने जैन धर्म संबंधी चित्र बनाए थे, इसलिए जब चित्रकार राजस्थान आए तो इन चित्रकारों ने जो राजस्थान में चित्र बनाए उन चित्रों पर कहीं ना कहीं जैन शैली या गुजराती शैली का प्रभाव पड़ा। तो शुरू में इस मेवाड़ या उदयपुर शैली जो थी इस पर गुजराती शैली या जैन शैली का प्रभाव पड़ा, और इसके जो प्रारंभिक चित्र आप देखोगे ये प्रारंभिक चित्र जैन धर्म से संबंधित हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली का जो पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और इस चित्र को 1260 ईस्वी में मेवाड़ के शासक तेज सिंह के शासनकाल में कमल चंद्र नामक चित्रकार ने चित्रित किया था। दूसरा इस शैली का चित्रित ग्रंथ माना जाता है सुपासनाचर्यम, जिसको 1423 में हीरा नंद नामक चित्रकार ने महाराणा मोकल के समय में चित्रित किया था। तो ये हो गए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासनाचर्यम। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ चित्रकला शैली का पहला चित्रित ग्रंथ माना जाता है, और सुपासनाचर्यम मेवाड़ चित्रकला शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेवाड़ चित्रकला शैली को किन किन शासकों के शासनकाल में किस किस तरह आगे बढ़ाया गया, किन किन शासक ने किन किन चित्रकारों को संरक्षण दिया और कौन कौन चित्र बनाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं जगत सिंह प्रथम की, तो जगत सिंह प्रथम का जो शासनकाल है ये मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इसने चित्रकारों को राज्य के संरक्षण दिया था, और इसने एक चित्रकारों के रहने के लिए, चित्र बनाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की, चितेरों की ओवरी। और चितेरों की ओवरी का मतलब होता है तस्वीरों का कारखाना, इसकी स्थापना करते हैं जगत सिंह प्रथम। और ये जो चित्रकार था, ये जो चितेरों की ओवरी थी, जो ये विभाग था, इस विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जो औरों पर नियंत्रण रखता था, उसको कहते थे दारोगा। तो ध्यान रखना, जो जगत सिंह प्रथम ने चितेरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना निर्माण करवाया, उसका जो सबसे उच्च पद था, जो प्रमुख चित्रकार जो था इस डिपार्टमेंट का, उसको दारोगा कहते थे। और इसके समय जो प्रमुख चित्र बने उसमें राम काव्य, रीति काव्य, कृष्ण काव्य, राग रागनी, 12 मासा, इनके प्रमुख चित्र बने थे। किसके शासनकाल में? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद अमर सिंह प्रथम जब आए, तो अमर सिंह प्रथम ने, आपको पता है कि अमर सिंह प्रथम ने 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि की थी, जिसको इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। तो अमर सिंह प्रथम के समय मुगल चित्रकार जो थे वो मेवाड़ रियासत में उनका आना जाना हुआ। इस कारण
अमर सिंह प्रथम के समय मेवाड़ चित्रकला शैली पर मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। उसके बाद जब शासक बनते हैं मेवाड़ के भीम सिंह, तो भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए भीम सिंह के शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला शैली पर कंपनी शैली यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ही कहते हैं कंपनी शैली, इसका प्रभाव पड़ा। संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में एक ग्रंथ लिखा गया था पंचतंत्र, और पंचतंत्र जो ग्रंथ था वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो इस विष्णु शर्मा के पंचतंत्र पर आधारित एक ग्रंथ चित्रित हुआ जिसका नाम था कलीला दिमना। कलीला दिमना में जानवरों के मध्य क्या किया गया है, संवाद किया गया है। और कलीला दिमना किसके समय चित्रित हुआ, तो कलीला दिमना चित्रित हुआ था किसके समय, संग्राम सिंह द्वितीय के समय। तो इस प्रकार जो इसकी जो चित्रकला शैली है, इस चित्रकला शैली को आगे बढ़ाया गया विभिन्न शासकों के द्वारा। जो मेवाड़ चित्रकला शैली है, इस मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक किसे माना जाता है, तो मैंने पहले आपको बताया है महाराणा कुंभा। मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक, मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक, तो मेवाड़ चित्रकला शैली का जनक माना जाता है किसको, महाराणा कुंभा को। ठीक है, और ये शासक हैं जिनके शासनकाल में मेवाड़ चित्रकला शैली को गति मिली। अब हम बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली की क्या क्या विशेषताएं थी। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में सर्वाधिक मात्रा में लाल और पीले रंग का प्रयोग किया गया, पहाड़ी दृश्यों का चित्रण किया गया, पगड़ी का चित्रण किया गया, पुरुष और महिलाओं की आकृति में छोटा कद दिखाया गया लेकिन रंग गोरा दिखाया गया। और इस चित्रकला शैली में जो सर्वाधिक चित्र बने वो एक जयदेव का ग्रंथ है गीत गोविंद। तो मेवाड़ चित्रकला शैली में सर्वाधिक जो चित्र बने वो जयदेव के ग्रंथ गीत गोविंद से संबंधित थे। उसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों की। देखिए यहां से खूब सवाल आता है परीक्षा में, 3-4 चित्रकारों का नाम लिख के आपसे पूछा जाएगा कि ये चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। तो प्रमुख चित्रकारों की यदि हम बात करें तो प्रमुख चित्रकार है इस चित्रकला शैली के कमलचंद, हीरानंद, नसरुद्दीन, मनोहर, कृपाराम और शहाबुद्दीन। ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं किस चित्रकला शैली के, मेवाड़ चित्रकला शैली के। इस चित्रकला शैली के आधुनिक चित्रकार माने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा, और नरोत्तम मिश्रा का एक चित्र है मुरली मनोहर। और मुरली मनोहर जो चित्र है इसको मेवाड़ शैली का मोनालिसा के समान माना जाता है। मोनालिसा का जो चित्र था वो फ्रांस के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और मोनालिसा किशनगढ़ चित्रकला शैली में भी हम पढ़ेंगे, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। और जो मेवाड़ चित्रकला शैली में नरोत्तम मिश्रा द्वारा मुरली मनोहर का चित्र बनाया गया, इस चित्र को भी मेवाड़ चित्रकला शैली क्या, मोनालिसा के समान चित्र माना गया। तो ये आपको याद रखना है। मेवाड़ स्कूल की जो दूसरी शैली है वो है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा राजसमंद में है। अगर हम इस शैली की बात करें तो इस शैली का विकास, नाथद्वारा शैली का विकास 1671-72 ईस्वी में हुआ था। और इस समय मेवाड़ के शासक राज सिंह हुआ करते थे। हुआ यह था कि मेवाड़ के एक बादशाह थे औरंगजेब। औरंगजेब कट्टर इस्लामिक शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। औरंगजेब कहते थे कि मैं भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम बनाना चाहता हूं। यानी औरंगजेब का भारत में मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तुड़वाया, हिंदू मूर्तियों को तुड़वाया, पुजारियों को दंड दिया। मथुरा वृंदावन में लाखों हजारों मंदिर तोड़े गए, मूर्तियों को तोड़ा गया, पुजारियों को दंड दिया गया। इस कारण मथुरा वृंदावन के 2 पुजारी थे, गोविंद और दामोदर। ये गोविंद और दामोदर पुजारी अपने साथ श्री कृष्ण की प्रतिमा को लेकर मेवाड़ रियासत आए। और मेवाड़ रियासत के राजा राज सिंह के साथ जब इन्होंने मुलाकात की तो राज सिंह ने इन दोनों पंडितों को अपने वहां अपनी रियासत में शरण दी। और एक गांव था सिहाड़ गांव, इसी सिहाड़ गांव में
राज सिंह ने इनके पास जो श्री कृष्ण की प्रतिमा थी उस प्रतिमा को स्थापित करवाया और यही सियाड़ गांव वर्तमान में नाथद्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी नाथद्वारा राजसमंद में श्री कृष्ण की भक्ति की जाने लगी, श्री कृष्ण की पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण की पूजा श्री नाथ जी के रूप में की जाने लगी और यही आगे चलकर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित हुई। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ मानी जाती है कहां? नाथद्वारा राजसमंद में। और ये जो संप्रदाय है इस संप्रदाय में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इस तरह नाथद्वारा शैली जो थी वो इस क्षेत्र में पनपी और जो चित्रकार थे उन चित्रकारों ने श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए थे और इस चित्रकला शैली में दो चित्रकला शैलियों का योगदान था। ये चित्रकला शैली ब्रज और मेवाड़ चित्रकला शैली के मिश्रण से उत्पन्न हुई थी और इस चित्रकला शैली में जो चित्र बनाए गए वो श्री कृष्ण से संबंधित चित्र थे और इन चित्रों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इन चित्रों में सर्वाधिक हरे और पीले रंगों का प्रयोग किया गया, सघन वनस्पति का चित्रण किया गया, चित्रों के बैकग्राउंड में सघन वनस्पति दिखाई गई, खुले आसमान का चित्रण किया गया, गायों का और ग्वालों का चित्रण किया गया, माता यशोदा का चित्रण किया गया, पुजारी या गुसाइयों का चित्रण किया गया, सांझी जो गोबर से बनाई जाती है, ठीक है, उसका चित्रण किया गया, केले के वृक्षों का इसमें चित्रण किया गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाथद्वारा शैली की पिछवाई कला। पिछवाई कला किसे कहते हैं? तो पिछवाई कला का मतलब होता है श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार पर पर्दा लगाकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करना ही क्या कहलाता है? पिछवाई कला कहलाता है। ठीक है, तो नाथद्वारा शैली का विकास राज सिंह के शासनकाल में हुआ। ठीक है, औरंगजेब के समय गोविंद और दामोदर दो पुजारी आए, इनके पास श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, इसी प्रतिमा को इन्होंने सियाड़ गांव में स्थापित करवाया। यही सियाड़ गांव नाथ संप्रदाय के रूप में, यही सियाड़ गांव नाथद्वारा राजसमंद के रूप में फेमस हुआ। यहीं पर श्रीनाथ जी के रूप में श्री कृष्ण की पूजा की जाने लगी, वल्लभ संप्रदाय की ये प्रधान पीठ लगी और यहीं पर चित्रकारों ने श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए। श्री कृष्ण की बाल रूप की पूजा की जाती है, इस कारण चित्रकारों ने यहाँ पिछवाई कला को प्रोत्साहन दिया। पिछवाई कला का मतलब होता है श्री कृष्ण की प्रतिमा के पीछे दीवार पर पर्दा लगाकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करना ही पिछवाई कला कहलाता है। इस शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं, इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में हैं नारायण, चतुर्भुज, घासीराम, उदयराम। नारायण, चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम इस शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस चित्रकला शैली में महिला चित्रकारों ने भी चित्र बनाए हैं। हजारों बार ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कमला और इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो कमला और इलायची का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो कमला और इलायची का संबंध है किस चित्रकला शैली से? नाथद्वारा शैली से। यह आपसे पूछेगा कि किस चित्रकला शैली में महिलाओं ने भी चित्र बनाए, तो महिलाओं ने किस चित्रकला शैली में चित्र बनाए थे? नाथद्वारा शैली में चित्र बनाए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं मारवाड़ शैली की। और मारवाड़ शैली में
सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जोधपुर शैली की। मारवाड़ या जोधपुर शैली। मारवाड़ या जोधपुर शैली की बात करते हैं। तो मारवाड़ या जोधपुर शैली की यदि हम बात करें तो मारवाड़ शैली में सबसे पहले किन किन शासकों के समय ये मारवाड़ शैली का विकास हुआ। तो देखिए, एक शासक हुए थे राव मालदेव। राव मालदेव के समय मारवाड़ चित्रकला शैली में चित्र बनने लगे और राव मालदेव ने इस शैली के जो चित्र थे वो चित्र बनवाए थे मेहरानगढ़ किले में। कहां बनवाए थे? मेहरानगढ़ किले में इन्होंने इस शैली के चित्र बनवाए थे। उसके बाद जसवंत सिंह आया। जसवंत सिंह के समय प्रेम कहानियों और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया गया। उसके बाद शासक आए अभय सिंह। अभय सिंह के शासन काल में राजसी ठाट बाट एवं शिकारों से संबंधित चित्र बनाए गए। ठीक है। और इसके समय डालचंद, अभय सिंह के समय डालचंद या डालू नामक चित्रकार ने अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया। तो अभय सिंह के शासन काल में जो चित्र बने वो राजसी ठाट बाट और शिकारी दृश्यों से संबंधित थे। डालचंद या डालू नामक चित्रकार ने अभय सिंह का नृत्य देखते हुए क्या बनाया? चित्र बनाया। भीम सिंह के शासन काल में दरबारी दृश्यों से संबंधित चित्रों का चित्रण हुआ और इनके समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र बना था दशहरा दरबार। तो दशहरा दरबार का जो चित्रण है ये जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है और ये किसके समय में बना था? भीम सिंह के समय में बना था। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आए मान सिंह। मान सिंह का जो शासन काल है वो जोधपुर शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। मान सिंह का शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मान सिंह ने ही महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की थी और इस कारण मान सिंह जो थे वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। मान सिंह पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। इस कारण मान सिंह के समय में जो चित्रकला थी ये नाथ मंदिर, जिनको मठ कहते हैं, वहां विकसित हुई थी और इनके समय जो चित्र बने वो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। इनके समय एक बहुत ही प्रमुख चित्रकार था मतीराम और मतीराम नामक चित्रकार ने रसराज नामक ग्रंथ को चित्रित किया और इनके समय चित्रकार थे वीरजी भाटी और वीरजी भाटी ने रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया। किसके समय? मान सिंह के समय। तो मान सिंह का शासनकाल क्या माना जाता है? जोधपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मान सिंह ने क्या किया? मान सिंह ने महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित की। इस कारण मान सिंह नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे और इसके जमे जो चित्र बने वो नाथ मठों से संबंधित थे। इस कारण कहा जाता है कि मान सिंह के समय जो चित्रकला का विकास हुआ था वो मठों में हुआ था। इसके समय आपको दो चित्रकार याद रखने हैं। एक तो चित्रकार याद रखना है मतीराम और एक चित्रकार याद रखना है वीरजी भाटी। तो मतीराम ने तो किसको चित्रित किया था? रसराज नामक ग्रंथ को चित्रित किया था और वीरजी भाटी ने किसको चित्रित किया था? वीरजी भाटी ने चित्रित किया था किसको? रागमाला को। उसके बाद अगले शासक आए तख्त सिंह। तख्त सिंह के समय 1857 की क्रांति हुई। ठीक है। इस कारण इसके समय इस शैली पर किसका प्रभाव पड़ा? कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं मारवाड़ शैली की विशेषताओं की। क्या क्या विशेषताएं थी मारवाड़ शैली की? तो मारवाड़ शैली की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो मारवाड़ शैली में रेगिस्तानी परिवेश का चित्रण किया गया है, कटीली झाड़ियों का। देखो, इन विशेषताओं में ये आपको रटनी नहीं है, आपको इनमें सीधा सीधा दिमाग ये लगाना है कि भाई चित्रकार जहां रहेगा, चित्रकार जिस जगह पे रहेगा वहां के आसपास उसका परिवेश कैसा है उसका ही तो चित्र बनाएगा चित्रकार। अगर चित्रकार मेवाड़ में रह रहा है तो मेवाड़ में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है तो वो वहां रहकर पहाड़ी दृश्यों का चित्रण बनाएगा। ठीक है। वहां जो लोग हैं, पहाड़ी इलाकों में लोगों की लंबाई कम होती है, इसलिए चित्रों में पुरुष और महिलाओं का कद छोटा दर्शाया गया है।
पहाड़ी इलाकों में जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो लोग गोरे होते हैं, इसलिए जो महिला और पुरुषों के चित्र है उनमें उनको गोरा दिखाया गया है। नाथद्वारा शैली में श्री कृष्ण के इर्द गिर्द चित्र बने तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया जाएगा। श्री कृष्ण गाय चराते थे तो गाय का चित्रण किया जाएगा, ग्वालों का चित्रण किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो जैसा जहां का परिवेश होता है चित्रकार उसी हिसाब से ना चित्र बनाएगा। तो मारवाड़ में क्या है? अब मारवाड़ में आपसे ये कोई पूछे कि मारवाड़ में सघन वनस्पति, हम मारवाड़ में सघन वनस्पति कहां से मिलेगी? भाई गहरी वनस्पति मिलेगी क्या मारवाड़ में? मारवाड़ में तो वनस्पति है ही नहीं, वनस्पति के नाम पे कटीली झाड़ियां हैं मारवाड़ में, ठीक है। और अगर आपसे कोई ये कहे भाई मारवाड़ में समुद्रों का चित्र बनाए चित्रकारों ने, तो क्या है, बुद्धि नहीं लगा पा रहे आप? मारवाड़ में समुद्र का चित्र कहां से बना देगा? दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा मारवाड़ में, ठीक। तो जैसा परिवेश होगा उस परिवेश के हिसाब से चित्रकार चित्र बनाता है, ठीक है। तो मारवाड़ में रेगिस्तानी परिवेश है तो इसका चित्रण किया गया, पेड़ों के नाम पे कटीली झाड़ियां हैं इनका चित्रण किया गया। ऊंट दिखेगा आपको तो ऊंट का चित्रण कर दिया, कौवे का कर दिया, कुत्ता का कर दिया, खंजन पक्षी एक काले रंग की चिड़िया होती है, तो जो पशु पक्षी ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे उनका ही चित्रण किया जाएगा। पगड़ी, पगड़ी मारवाड़ की शान है, जोधपुरी पगड़ी फेमस है, जोधपुरी साफा फेमस है, ठीक है। उसके बाद पुरुष और महिलाओं की जो आंखें हैं उनको बहुत ही सुंदर दर्शाया गया है चित्रकला शैली में। पुरुष और महिलाओं की जो नेत्र हैं, आंखें हैं, इनका बादाम सी आंखें हैं, ठीक है। बिल्कुल बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है। अब यहाँ मारवाड़ में जो पुरुष और महिला है उनका कद लंबा होता है, तो पुरुष और महिलाओं का कद कैसा है? लंबा है, शरीर बिल्कुल विशाल का है, हट्टे कट्टे दर्शाया गया है इनको। प्रेम कहानियों का चित्रण किया गया है, अभी मैंने बताया था जसवंत सिंह के शासनकाल में प्रेम कहानियों का चित्रण किया गया। और प्रेम कहानी में ढोला मारू, मुंहमल दे, निहाल दे, रूपमती, बाज बहादुर, ऐसी प्रेम कहानियों का चित्रण किया गया है। किस शैली में? मारवाड़ शैली में। लाल और पीले रंग का, देखो सारी शैलियों में देखो रंग तो सारे ही रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो रंग लाइमलाइट में रहे हैं, जिन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया है वो रंग आपको याद रखने। ऐसी बात नहीं है कि मारवाड़ शैली में केवल लाल और पीला ही रंग है, अन्य रंग भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो रंग है कौन से? लाल और पीले। तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार आपको याद रखने हैं, रामा, नाता, सैपू, छज्जू। ये सवाल पूछ लिया गया है परीक्षा में, ऐसे कैसे पूछा था कि रामा, नाता, सैपू, छज्जू किस शैली के चित्रकार है? तो मारवाड़ शैली के। बिशनदास भाटी, नारायण भाटी, अमर सिंह भाटी, शिव सिंह भाटी, दाना भाटी, वीरजी भाटी और मतीराम, ये चित्रकार किस शैली के चित्रकार माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं किस शैली के चित्रकार? मारवाड़ शैली के चित्रकार। आगे हम पढ़ते हैं मारवाड़ स्कूल की अगली शैली, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली की बात करें तो इस शैली का विकास हुआ था बीकानेर के शासक राय सिंह के शासनकाल में। इसके शासनकाल में, बीकानेर के शासक राय सिंह के शासनकाल में विकास हुआ था किस शैली का? बीकानेर शैली का। चलिए, तो किसके शासनकाल में विकास हुआ? राय सिंह के शासनकाल में। राय सिंह मुगल विनता स्वीकार कर ली थी इसने, तो ये मुगल दरबार में गया, मुगल दरबार से दो चित्रकारों को लेकर आया था, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। इसलिए बीकानेर शैली में उस्ता कला बड़ी फेमस है, ध्यान रखना। उस्ता कला का संबंध बीकानेर चित्रकला शैली से है। तो मुगल दरबार से दो चित्रकारों को लेकर आया था, ये किस किस को? एक का नाम था उस्ता अली रजा और एक का नाम था उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। और बीकानेर शैली पर इसी कारण बीकानेर शैली के जो प्रारंभिक चित्र थे ना, इन प्रारंभिक चित्रों पर ही मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा। और जो भागवत पुराण है इसको सबसे पहले चित्रित किया गया था। तो बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ किसको माना जाता है? तो बीकानेर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ माना जाता है किसको? भागवत पुराण को। बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था किसके समय? अनूप सिंह के समय। अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है।
बीकानेर शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उस्ता कला। उस्ता कला की हम बात करें तो जो उस्ता परिवार था ना, ये लाहौर से आया, लाहौर से मुगल दरबार में आया और मुगल दरबार से इन दो चित्रकारों को उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को कहां ले आया था राय सिंह? मुगल दरबार में। इस तरह बीकानेर में उस्ता कला आई। उस्ता कला का मतलब क्या होता है? उस्ता कला का मतलब होता है ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन करना, उस्ता कला कहलाता है। और उस्ता कला में जो चित्रकार चित्रकारी करते हैं उन चित्रकारों को क्या कहते हैं? उन चित्रकारों को उस्ताद कहा जाता है। बीकानेर शैली में जो उस्ता कला है, उस्ता कला में ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रांकन किया जाता है। तो इसमें कुछ चित्रकार हैं जो उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, जैसे रामलाल, अली रजा, हसन, आसिर खां, इब्राहिम, हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं और उस्ता कला में इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। तो हिसामुद्दीन उस्ता उस्ता कला के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। उसके बाद एक कला है बीकानेर चित्रकला शैली में जो जैन धर्म से प्रभावित थी। जैन चित्रकारों ने जो चित्र बनाए थे उस चित्रकला शैली को बीकानेर चित्रकला शैली में मथेरनी कला या मुन्नवती कला कहा गया। और जो मथेरण परिवार था ये जैन धर्म से संबंधित था। इन चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए, फ्रेस्को, टेम्पेरा, आला गीला, इसका चित्रण किया था। और इसके जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें थे मुन्नालाल, चंदूलाल, रामकिशन, जय किशन, मुकुंद और कायम खां। मुन्नालाल, चंदूलाल, रामकिशन, जय किशन, मुकुंद और कायम खां को मथेरना कला या मुन्नवती कला का क्या माना जाता है? प्रमुख चित्रकार माना जाता है। उसका अब देखो हमारी राजस्थान सरकार ने, देखो सरकार जो हमारी कलाएं हैं वो कला धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इन कलाओं के पुनर्विकास के लिए सरकार ट्रेनिंग सेंटर खोलती है, सरकार कई तरह की छात्रवृत्ति देती है, सरकार कई तरह के कोर्स शुरू करती है, वोकेशनल कोर्स शुरू करती है सरकार प्रदर्शनी लगवाती है, सरकार पुराने कलाकारों को सम्मानित करती है और सरकार लोगों को जागरूक करती है, जिससे हम हमारी जो प्राचीन परंपरा है, जो हमारी कलाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उनसे जुड़े रहे। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने उस्ता कला को प्रशिक्षण देने के लिए बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया है। और इसी कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कलाकारों को क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता। ठीक है। अनूप सिंह के यदि बारे में हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि अनूप सिंह का जो शासन काल है वो इस चित्रकला शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। देखो अनूप सिंह जो थे ये औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब ने अनूप सिंह को दक्षिण भारत के जो अभियान किए थे इन अभियानों के लिए नियुक्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि अनूप सिंह ने जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मूर्तियां तुड़वाई तो उन मूर्तियों को इकट्ठा करके और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। और ये बहुत लंबा समय अनूप सिंह ने दक्षिण भारत में गुजारा था, इसलिए दक्षिण भारत में इन्होंने जो देखा तो उसको इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया उसका अपने राज्य में, अपनी रियासत में। इस कारण दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली का प्रभाव पड़ा है बीकानेर शैली पर। ठीक है, जिसका योगदान जाता है किसको? अनूप सिंह को। इस चित्रकला शैली के यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इस चित्रकला शैली में सर्वाधिक मात्रा में 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से 3 रंग हैं वो? हरा, नीला और लाल। तो सर्वाधिक मात्रा में किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है? हरा, नीला और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता जो अन्य चित्रकला शैली में आपको देखने को नहीं मिलेगी वो विशेषता ये है कि इस शैली के जो चित्रकार थे वो चित्र बनाने के बाद चित्र पर अपना नाम लिखते थे, अपने पिता का नाम लिखते थे
और तिथि या संवत अंकित करते थे। किस शैली के चित्रकार? बीकानेर शैली के। और इस शैली में एक बहुत ही अच्छा चित्र बनाया गया जिसमें आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त दर्शाया गया है। यही सवाल परीक्षा में है, यही लाइन आई थी, ठीक है, पूछा था ये किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर चित्रकला शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त दर्शाया गया है। इस शैली में बरसते बादलों में सारस और मिथुन का चित्रण किया गया है और इस शैली में लकड़ी यानी काष्ठ पर क्या की गई है? चित्रकारी की गई है। इसके बाद अगली चित्रकला शैली है किशनगढ़ शैली। अगली जो चित्रकला शैली है वो है कौन सी चित्रकला शैली? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है इसका प्रारंभिक विकास किशनगढ़ के शासक किशन सिंह के शासन काल में हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम किशनगढ़ पड़ा और इस चित्रकला शैली का नाम क्या पड़ा? किशनगढ़ शैली पड़ा। तो किशनगढ़ शैली का जो प्रारंभिक विकास है वो किसके शासन काल में हुआ? किशन सिंह के शासन काल में हुआ। किशन सिंह किशनगढ़ के जो शासक थे ना, ये अभी मैंने आपको बताया था वल्लभ संप्रदाय, तो किशनगढ़ के जो शासक थे ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। इस कारण किशनगढ़ शैली में श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का क्या हुआ? चित्रण हुआ। इस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, इस चित्रकला शैली के बारे में बताने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है। बार बार परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं। एरिक डिक्सन है और फैयाज अली। एरिक डिक्सन और फैयाज अली ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में बताया। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एरिक डिक्सन और फैयाज अली को दिया जाता है। इसी एरिक डिक्सन ने इस चित्रकला शैली में चित्र बनेगा बनी ठनी, इस बनी ठनी को भारत की क्या कहा था? मोनालिसा। देखिए ये क्या था, तो एक शासक थे सावंत सिंह। सावंत सिंह किसके रूप में फेमस हुए? तो सावंत सिंह नागरीदास के नाम से फेमस हुए। तो सावंत सिंह या नागरीदास जो थे इनके समय में दो कारण थे जिससे इन्होंने सर्वाधिक चित्र बनवाए थे। एक कारण तो ये था कि ये किससे संबंधित थे? वल्लभ संप्रदाय संबंधित थे। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होने के कारण इनका झुकाव श्री कृष्ण की भक्ति की तरफ था, इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण से संबंधित चित्र बनवाए। दूसरा, ये एक लड़की से प्यार किया करते थे और उस लड़की का नाम था विष्णुप्रिया। यही विष्णुप्रिया बनी ठनी के नाम से फेमस हुई। ये विष्णुप्रिया मूल रूप से एक डांसर थी जो डांस करने के लिए आई थी और ये डांस करके चली गई। ठीक है, ये डांस करके तो चली गई लेकिन इसका डांस और ये दोनों विष्णुप्रिया और विष्णुप्रिया का डांस सावंत सिंह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सावंत सिंह विष्णुप्रिया को भुला नहीं पा रहे थे। इसलिए सावंत सिंह ने अपने चित्रकारों को यह आदेश दिया कि आप इसका चित्र बनाओ, और ये इतना अच्छा चित्र बनाया, इतना अच्छा चित्र बनाया कि बिल्कुल इसको बनी ठनी नाम दिया गया। स्त्री का सबसे ज्यादा सुंदरतम चित्रण अगर किसी चित्र में किया गया है तो वो चित्र है बनी ठनी। इसलिए एरिक डिक्सन ने जब इस चित्र को देखा तो एरिक डिक्सन ने कहा कि ये चित्र में जिस सुंदरता, स्त्री की जिस सुंदरता का चित्रण लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा के चित्र में किया था, वास्तव में वही चित्रण इसमें किया गया है। इसलिए इसको बनी ठनी की संज्ञा दी गई थी। किसके द्वारा? एरिक डिक्सन के द्वारा। तो एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा और भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं विशेषताएं क्या है। तो किशनगढ़ शैली में देखो, एक तो विशेषता महिला का सर्वाधिक सुंदर चित्रण किया जाएगा इस शैली में। ठीक है, इस शैली में जो चित्र बनाए गए इन चित्रों में सर्वाधिक मात्रा में दो रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन से रंग? श्वेत और गुलाबी। श्वेत और गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया है। स्त्री के सुंदरतम रूप का चित्रण किया गया है। जैसे जो नेत्र हैं उनको काजल युक्त दर्शाया गया है। काजल युक्त नेत्र, लंबी पलकें, पतली नाक, नाक में बेसरी आभूषण। कौन सा आभूषण? नाक में एक आभूषण है, कौन सा? बेसरी आभूषण।
पतले होठ, सुराहीदार गर्दन, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी ओढ़नी, हाथ में कमल की कलियां, पतली उंगलियां, ये विशेषता है। ठीक है, किस चित्रकला शैली की? किशनगढ़ चित्रकला शैली की। तो किशनगढ़ चित्रकला शैली में स्त्री के सुंदरतम रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें नैनों को काजल युक्त दर्शाया गया है, लंबी पलकें दर्शाई गई है, पतली नाक दर्शाई गई है, नाक में बेसरी आभूषण है, पतले होठ दर्शाए गए हैं, सुराहीदार गर्दन है, खिंचा हुआ वक्ष स्थल है, पारदर्शी ओढ़नी है, हाथ में कमल की पंखुड़ियां हैं, उंगलियां बिल्कुल पतली हैं। यानी आपसे ये पूछे कि किस चित्रकला शैली में स्त्री के सुंदरतम रूप का चित्रण किया गया है, तो स्त्री का सुंदरतम रूप है किस चित्रकला शैली में? किशनगढ़ चित्रकला शैली में। और इस चित्रकला शैली में बनी ठनी को किसके रूप में दर्शाया गया है? राधा के रूप में दर्शाया गया है। और ये किसकी राधा थी? ये राधा थी सावंत सिंह नागरीदास की। ठीक है, उसके बाद इस चित्रकला शैली में किसका चित्रण किया गया है? नावों का चित्रण किया गया है, जलीय जीवों जैसे बतख, सारस, बगुला, हंस, जलीय मुर्गा आदि का चित्रण किया गया है। किस चित्रकला शैली में? किशनगढ़ चित्रकला शैली में। फव्वारों का चित्रण किया गया है, चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्रण किया गया है और बादलों का सिंदूरी चित्रण किया गया है। ये विशेषताएं हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली की। किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों की यदि हम बात करें तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। इन्हीं मोरध्वज निहाल चंद ने चित्र बनाया था किसका? बनी का। मोरध्वज निहाल चंद सूरध्वज, धन्ना, भंवरलाल, सीताराम, नानक राम, बदन सिंह, इनको किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। मैं आपसे एक बात बार बार कह रहा हूं, वर्तमान पैटर्न में दो तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं चित्रकला में से। एक तो आपसे कोई भी चित्रकला की विशेषताएं पूछ सकता है और एक आपसे कोई भी चित्रकला शैली के क्या पूछ सकता है? चित्रकार। ये दो तरह के सवाल वर्तमान में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नागौर शैली की। नागौर शैली की जो विशेषता है, इसमें पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस शैली में। वृद्ध व्यक्तियों का चित्रण भी इसी शैली में किया गया है। और बुझे हुए का मतलब है ऐसे रंग जो कम चढ़ते हैं, यानी मटमैले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो तीन विशेषताएं हैं नागौर शैली की, तीनों परीक्षाओं में आ चुकी है। पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण, वृद्ध व्यक्तियों का चित्रण और बुझे हुए रंगों का प्रयोग, ये इस शैली की विशेषता है। उसके बाद अगली जो शैली है जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का जो विकास हुआ था वो जैसलमेर में हुआ था। जैसलमेर में जो शासक थे वो भाटी वंश से संबंधित थे और इन शासकों में हरराज भाटी, मूलराज भाटी, अकय सिंह भाटी, इनके शासन काल में जैसलमेर चित्रकला शैली का विकास हुआ था। जो जैसलमेर चित्रकला शैली है, जैसलमेर चित्रकला शैली का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रमुख जो चित्र माना जाता है वो चित्र है मूमल। ठीक है, आप करंट की एक बुक भी पढ़ते होंगे मूमल। तो ये जो मूमल थी, मूमल दे निहाल दे प्रेम कहानी है। मूमल दे और निहाल दे पर जो चित्र बनाया गया वो बनाया गया था मारवाड़ चित्रकला शैली में जसवंत सिंह के शासनकाल में। और मूमल पर जो चित्र बनाए गए, सबसे ज्यादा जो चित्रित किया गया था जैसलमेर चित्रकला शैली में, वो किया गया था किसको? मूमल को। तो मूमल का संबंध कहां से है? मूमल कहां की राजकुमारी थी? तो मूमल राजकुमारी थी लोद्रवा की। और लोद्रवा कहां पड़ता है? जैसलमेर में। और मूमल और निहाल इन दोनों की प्रेम कहानियों के ऊपर चित्रित किए गए थे मारवाड़ शैली में। मूमल आप लोकगीतों में पढ़ोगे, मूमल लोकगीत। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर शैली थी, ये ऐसी चित्रकला शैली है जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यानी राजस्थान की जितनी भी चित्रकला शैली है वो चित्रकला शैली मुगल शैली से प्रभावित हुई, दक्षिण भारतीय शैली से प्रभावित हुई,
कंपनी शैली से प्रभावित हुई। लेकिन जैसलमेर चित्रकला शैली ऐसी शैली है जिसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखा। इस पर ना तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा, ना इस पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा, ना इस पर दक्षिण भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा, और ना ही इस पर किसी स्थानीय शैली का प्रभाव पड़ा। यानी ये कैसी चित्रकला शैली है? ये राजस्थान की विशुद्ध, शुद्ध का विशुद्ध, ये राजस्थान की विशुद्ध चित्रकला शैली मानी जाती है, जिस पर अन्य किसी चित्रकला शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम चित्रकला के अन्य स्कूलों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और आप सफल होते रहें। धन्यवाद।